नमस्कार मित्रों, नमस्कार। कुछ दिन से मैं घर पे नहीं था, इसलिए क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ समस्याएं थी, आना जाना यहाँ वहाँ लगा हुआ था, तो मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन सिलेबस मुझे कवर करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस बीच मौसम भी काफी खराब रह रहा है, तो थोड़ी बहुत लाइट की समस्या और उसको मैनेज करना, कुल मिला के आना जाना और यहाँ वहाँ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं बिना बताए आप लोगों के ओझल नहीं होऊंगा, ठीक है। एक दूसरी चीज कि थोड़ी सी लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आ गया है परीक्षाओं का, तो मुझे अब इलाहाबाद भी 2-4 दिनों में जाना होगा। तो फिर वहां जाऊंगा तो फिर कमरे में सारी व्यवस्था बना के आपको जरूर इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो एक नए चैप्टर को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, जो सीटेट में अक्सर इससे प्रश्न आते हैं, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से अक्सर एग्जामों में प्रश्न आता है। तो ठीक है, आज हम समझेंगे कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहां से प्रारंभ हुई, क्या लोगों के मन में आया, क्यों जरूरत पड़ी समावेशी शिक्षा की। यद्यपि कि अगर हम ध्यान दें तो जो अपवंचित बालक थे, जो पिछड़े बालक थे, जो विशिष्ट बालक थे, जो विकलांग थे, या शारीरिक रूप से जिनके अंदर कमियां थी, जो सृजनात्मक बालक थे, इस तरह के बच्चों के लिए यद्यपि कि विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया, ठीक है, विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया, लेकिन देखा क्या गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे बालकों के अंदर विशिष्ट स्कूल खोलने के बाद भी हीनता का भावना उनके मन में आने लगा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई कमी है, या हम समाज के या अन्य बच्चों के साथ एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, और हम समाज की व्यवस्थाओं से भिन्न रूप से रखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जो हीनता है इन विशिष्ट बालकों के अंदर आ गया, और जो विकलांग बालक हैं उनके साथ ये समस्या आने लगी। तो अब ये देखा गया कि विशिष्ट स्कूल खोलने के बाद भी बच्चों के अंदर हीन भावना क्यों आ रही है। अब इसका उदाहरण ये है कि एक जो विशिष्ट बालक है, एक जो विकलांग बालक है, जरा सोचिए कि एक कोई विकलांग बालक है, वो ये सही है कि आर्मी में नहीं जा सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है, लेकिन वो आईएएस तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सृजन तो कर सकता है, चित्रकार तो हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट है, ये जो कमियां थी, इसको दूर करने के लिए पूरे विश्व स्तर पे भारत में भी समावेशी शिक्षा को लाना पड़ा। इतना तो क्लियर हो गया कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा पद्धति है जो सभी बालकों को, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, विकलांग हो, अपवंचित बालक हो, पिछड़े से हो, लैंगिक रूप से चाहे जैसे हो, ठीक है, चाहे पारिवारिक रूप से जैसे हो, सामाजिक दृष्टि से भी जैसे हो, एक ही छत के नीचे सभी को समान स्कूल में समान भाव से पढ़ाने की जो व्यवस्था है, वो क्या है? समावेशी शिक्षा, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो अब देखिए, हम इतिहास के बारे में इसके देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसकी एक परिभाषा आती है, एनसीईआरटी की परिभाषा है। एनसीईआरटी की परिभाषा में कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य रूप से सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा है। एक बार पुनः देखें, एनसीईआरटी कहती है, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव के किए गए शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी कहती है कि यह मायने नहीं रखता है कि कोई बालक किस जाति का है, यह मायने नहीं रखता है कि वो किस लिंग का है,
यह मायने नहीं रखता है कि वो किस धर्म से रिलेटेड है, वह यह भी नहीं मायने रखता है कि शारीरिक मानसिक क्षमता से वो अन्य बालकों के समान है या नहीं है। सभी को एक साथ देने वाली बिना भेदभाव की जो शिक्षा है उसको हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके इतिहास के बारे में हम देखते हैं। इतिहास को अगर हम देखते हैं तो थाईलैंड देश में एक स्थान है जोमेशिया सम्मेलन पहली बार समावेशी शिक्षा के लिए हुआ। जोमेशिया सम्मेलन में जो थाईलैंड देश में पड़ता है, 1990 में 92 देशों ने इसमें शामिल होकर भाग लिया था। 92 देश के प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ था इसमें, मतलब थाईलैंड के जोमेशिया सम्मेलन में। जोमेशिया सम्मेलन दरअसल अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ यह है, जरा सोचिए, आज हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर कोई निरीक्षर रहता है तो कितना बुरी बात है। तो इस चीज को ध्यान में रख के हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ा जाए, और ये सम्मेलन इसीलिए की गई थी। जोमेशिया सम्मेलन जो थाईलैंड में पड़ता है, 1990 में 92 देश शामिल हुए थे और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी। पहली चीज, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा सम्मेलन हुआ सलमानका, कहीं कहीं सलेमिका लिखा भी देता है, सलमानका एक जगह है जो स्पेन में पड़ता है। सलमानका स्पेन में पड़ता है। 1994 में 92 देशों ने शामिल हुआ इसमें, और यह एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान हो। अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान के रूप में यहाँ एक मीटिंग की गई, और विषय क्या था, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक अर्थात वो सारी चीजें कि जिसमें विकलांग भी हो, जिसमें सृजनात्मक बालक भी हो, विशिष्ट भी हो। तो इस तरह के बालकों के लिए पहली बार एक मंच बनाया गया यहाँ सलमानका स्पेन में, और इसकी वकालत की गई कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, और यही से आपको समावेशी शिक्षा का आधार बनना प्रारंभ हो गया। तो इतना क्लियर हो गया कि थाईलैंड में अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, और विशेष शैक्षिक आवश्यकता की जो बात थी वो थी सलमानका में, स्पेन में, और यहीं से समावेशी शिक्षा की नींव पड़ गई थी। आगे एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया सम्मेलन है। इंडोनेशिया सम्मेलन 2000 में हुई, और ये जो सम्मेलन था पहली बार 6 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया। 6 सूत्री कार्यक्रम अर्थात समावेशी शिक्षा में, जैसे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में होता है कि 6 सूत्री कार्यक्रम गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम निर्धारित करते हैं। ठीक वैसे ही समावेशी शिक्षा में पहला जो सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, वो था 6 सूत्री कार्यक्रम इसमें बनाए गए, और ये बनाया गया कि 2015 तक पूरे विश्व में फैला दी जाए क्या, समावेशी शिक्षा। क्लियर हो गया। 6-7 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य था 2015 तक पूरे विश्व में फैला दी जाए क्या, समावेशी शिक्षा। ठीक, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समावेशी शिक्षा को आप जान गए क्या, इसका इतिहास क्या है, इसके कुछ पॉइंट हैं, सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत इसके 3 हैं जो मुख्यतः अक्सर पूछा जाता है। एक है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, और तीसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है, इसको जरा सा आप देख लीजिए। सामाजिक सिद्धांत कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को जीने का, बोलने का, विचरण करने का, सभी को सामाजिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह नहीं मायने रखता कि वह किस जाति से है, किस लिंग से है, किस परिवार से है, अर्थात समाज सबका है।
तो ये जो समाज सबका है अर्थात समाज में जीने का सभी को अधिकार है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं से समावेशी शिक्षा क्या है, सामाजिक सिद्धांतों पे आधारित है। क्योंकि सामाजिक सिद्धांत यह वकालत करती है कि समाज में कोई भी गरीब, अमीर या कोई विशिष्ट या विकलांग किसी से कोई समाज भेद नहीं करता है। यह सिद्धांत यही निर्धारित करता है और इससे इस सिद्धांत से जन्म लेती है क्या, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये क्लियर हो गया। ये है समावेशी शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत। प्रजातांत्रिक सिद्धांत को देखिए। प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है कि हर देश का एक संविधान है और उस संविधान में व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने की अनिवार्य वकालत की गई है। भारत में भी देखेंगे अनुच्छेद 21 से लेके नीति निर्देशक 1945 अनुच्छेद 45 में भी यह वकालत की गई है कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से उत्पन्न होती है क्या, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देखिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में 4-5 ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हमें इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम क्या देखते हैं, कोई भी बालक जो समावेशी शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से योग्य है उसको हम कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं। कैटेगरी क्या कहती है, कैटेगरी ये कहती है कि वह बालक अपवंचित है, पिछड़ा है या किस रूप में वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मतलब पिछड़ा हुआ है, उसे किस तरह की समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है। तो अब तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा को आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, इसके इतिहास को, जिसमें 3 सम्मेलनों का हमने जिक्र किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसके जो सिद्धांत हैं वो 3 सिद्धांत हैं। एक सामाजिक सिद्धांत है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत है और तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के में पहला जो टॉपिक है वो है अपवंचित बालक। अब आपके मन में आया होगा कि अपवंचित बालक क्या होते हैं। इसको मैं एक एक इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियो को बनाऊंगा और सारी चीजों को, समावेशी शिक्षा को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मेरा वादा है एक प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि इसको मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं। केवल मैं बता दूं कि समावेशी शिक्षा क्या है तो आप नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें आपको पढ़ना यह है कि अपवंचित बालक क्या है, अपवंचित बालक को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, अपवंचित बालक के कैटेगरी कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना होगा। ठीक है। सिद्धांतों में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो समावेशी शिक्षा का, उसमें 4-5 टॉपिक है, उसको मैं 3-4 वीडियो में क्लियर करूंगा। तो इसमें केवल आप इतना जानिए कि समावेशी शिक्षा क्या है और उसका इतिहास क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि अपवंचित बालक किसे कहते हैं, अपवंचित बालक कहते किसको हैं। अपवंचित बालक से हमारा आशय है वह बालक जो पारिवारिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। ऐसे बालकों की जो मन स्थिति है या उनकी शिक्षा की व्यवस्था है या जो उसकी समावेशी शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। इतना फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए, इसको कई बार देखिए और क्वेश्चनों को मिलाइए। सीधे सीधे प्रश्न आपको ये ध्यान मतलब आपको मिलेगा कि ये समावेशी शिक्षा है क्या। अब इसके सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में। अपवंचित बालक, उसके बाद समस्यात्मक बालकों के बारे में और भी कितने उसके कैटेगरी हैं आगे की वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।